विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 का जो हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था उसका नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो मेंडल साहब थे उन्होंने अपने मटर जो पायसम सेटाइवम कहते हैं उद्यान मटर, उस पर अपने आनुवांशिकता के प्रयोग किए थे और 1856 से लेकर 1863 में लगातार 7 साल तक प्रयोग करने के बाद 1866 में उन्होंने अपने प्रयोगों को दुनिया के सामने प्रकाशित किया था। लेकिन उनके जो प्रयोग थे वो क्या थे, काफ़ी जटिल थे। उनमें गणित का इस्तेमाल किया गया था, सांख्यिकी जो स्टैटिक्स होता है उसका इस्तेमाल किया गया था। तो तत्कालीन जो वैज्ञानिक थे या जो दुनिया थी उनके वो समझ से परे थे, इसलिए मेंडल के जो नियम थे उन पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसी उनकी काफ़ी उपेक्षा भी हुई। लोगों ने उनके प्रयोगों पर ध्यान नहीं दिया और अंततः 6 जनवरी 1884 में मेंडल साहब की मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। अभी ये जो उन्होंने प्रयोग किए थे, जब 35 साल बाद में वापस 1900 में वापस मेंडलवाद की खोज की गई, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की गई, तब दुनिया को पता चला था कि वास्तव में मेंडल ने आज से 35 साल पहले ही जो नियम बनाए थे वो एकदम करेक्ट थे। तो हमने ये कहा था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना था और उसको हम कहते हैं उद्यान मटर या पायसम सेटाइवम, उसका वैज्ञानिक नाम ये था। तो उन्होंने जो प्रयोग किए थे, सफल प्रयोग किए थे। पहली बार आनुवंशिकी के जो सफल प्रयोग करने वाले थे वो मेंडल थे। इससे पहले भी कई वैज्ञानिकों ने ये प्रयास किया था लेकिन उनके प्रयोग है वो सफल नहीं हुए। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण थे कि उन्होंने ये जो आनुवंशिकी के प्रयोग किए थे, पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से लक्षण जाते हैं और उनमें किस तरह से विभिन्नताएं आती है। तो जो आनुवंशिकी के प्रयोग किए थे वो उनमें सफलता के क्या कारण थे, तो उनके कुछ प्रमुख कारण रहे जो वो उनके प्रयोग अपने प्रयोगों में सफल हुए। तो देखो, पहला, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का चुनाव किया। ये उनका एक बहुत बढ़िया डिसीजन था कि उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए जो मटर था, उद्यान मटर, उसका उन्होंने चुनाव किया था। हो सकता है कि अगर वो किसी दूसरे पादप को वो चयन करते तो हो सकता है कि वो अपने प्रयोगों में सफल भी नहीं होते। तो एक उद्यान मटर का चुनाव करना भी, ये भी उनके लिए एक सफलता का प्रमुख कारण था। दूसरा देखो, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। देखो, एक समय में ऐसा नहीं कि उन्होंने 2 या 3 या 4 या 5 लक्षण ले लिए। एक टाइम में उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण लिया, चाहे वो पौधे की लंबाई का हो, चाहे वो पुष्प का रंग हो, चाहे वो फली का रंग हो। तो उन्होंने एक समय एक ही जो लक्षण लिया, उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने अध्ययन किया था, तो उसकी वंशागति का अध्ययन किया। फिर बाद में तो उन्होंने 2 लक्षण भी ले लिए, फिर लोगों ने 3-3 लक्षण भी लेना चालू कर दिया। तो मेंडल का एक प्रमुख सफलता का कारण ये भी था कि उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया और जो ये अध्ययन था ये वास्तव में बड़ा शुद्ध अध्ययन था। तीसरा देखो, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए सभी जो आंकड़े थे, वो डाटा जो उन्होंने कलेक्ट किए थे, उनका सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। देखो, जो उन्होंने अपने प्रयोगों से जितने भी प्रयोग किए थे उनका सभी का डाटा इकट्ठा किया और उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक उनका गणितीय या सांख्यिकी विश्लेषण उन्होंने किया था। तो उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु, देखो, आनुवांशिक रूप से शुद्ध पादपों का ही चयन किया। जो बीमार या रोगग्रस्त पौधे थे उनका उन्होंने चयन नहीं किया। जो शुद्ध पादप थे, आनुवांशिक रूप से शुद्ध पादप थे, उनका ही उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया, उनका चयन किया। और लास्ट देखो, इन्होंने अपने प्रयोगों को सावधानी पूर्वक संपन्न कराया। इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे ये खुद की देखरेख में और खुद के द्वारा ये प्रयोग संपन्न किए गए और उनको सावधानी पूर्वक संपन्न कराए। तो ये उनके कुछ सफलता के कारण थे। अब देखो, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए, इसका कारण क्या था। तो इन पांचों में से आपको याद रखने हैं कि एक तो उनका उद्यान मटर का चुनाव करना, दूसरा एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, तीसरा है कि अपने प्रयोगों का उन्होंने सभी जो आंकड़े इकट्ठे किए उनका सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया, और चौथा यह था कि उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए आनुवांशिक रूप से शुद्ध पादपों का ही चयन किया, और पांचवा ये कि वो अपने प्रयोगों को उन्होंने सावधानी पूर्वक संपन्न करवाया था। तो ये सभी कारण रहे कि वो अपने प्रयोगों में सफल हुए। अब ये बात ये आती है कि मेंडल साहब ने जो मटर का पादप था उसका चयन का क्या कारण था। उन्होंने मटर के ही पौधे को क्यों चुना, चने के पौधे को
या नींबू के पौधे को या आम के पौधे को और किसी पौधे को भी वो चुन सकते थे। तो इसका क्या कारण था कि उनको अपने प्रयोगों के लिए मटर का पौधा ही सबसे उपयुक्त लगा, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? तो कुछ कारण थे देखो इसके। तो हम ये कह रहे हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर, जिसको हम वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, पाइसम सेटाइवम, का चयन किया, जिसके कुछ प्रमुख कारण निम्न थे। अब ये जो उन्होंने उद्यान मटर या पाइसम सेटाइवम लिया, इसका क्या कारण था? तो देखो इसके कुछ कारण थे। देखो एक तो मटर का पौधा है वो क्या होता है, एक वर्षीय होता है, इसका जो जीवन चक्र है वो 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। अगर मान लो वो नींबू के पौधे को या आम के पौधे को लेते हो तो आम के पौधे का जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा नहीं होता है, तो इसमें बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं, तो अधिक पीढ़ियों का अध्ययन संभव नहीं था। तो देखो मटर का पादप 1 वर्षीय पादप है, अर्थात 1 साल में इसका जीवन चक्र अर्थात पीढ़ी पूरी हो जाती है देखो, जिसके कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव था। तो ये पहला कारण था कि मटर के पौधे को चुनने का, कि मटर का पादप 1 वर्षीय पादप है, जिसके कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव है। तो हम अगले साल दूसरी पीढ़ी का, फिर अगले साल तीसरी पीढ़ी का, इस तरह से चौथी पीढ़ी का बहुत जल्दी उनके अध्ययन कर लेते थे, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। दूसरा कारण क्या था देखो, मटर का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब है इसमें जो नर व मादा भाग होते हैं वो एक ही पुष्प में मौजूद होते हैं, नर भी उसी में होता है तो मादा भी उसी में होता है। तो जो पुष्प में नर और मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं उसको द्विलिंगी कहते हैं। तो मटर का पौधा कैसा होता है, द्विलिंगी। तो द्विलिंगी पुष्प होने के कारण इसमें स्वपरागणी होता है। स्वपरागण का मतलब होता है इसके खुद के परागण खुद के ही वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, अर्थात खुद के परागणों से ही इसमें निषेचन होता है, जिससे पादप का शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो जिससे पादप का क्या होगा, जो जीन है वो बदलाव नहीं आएगा, और जो पादप का खुद का वंशक्रम है, वंश है, वो शुद्ध रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये है कि मटर का पुष्प द्विलिंगी होने के कारण इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागणी होता है, और जिससे पादप का जो वंशक्रम है वो शुद्ध रूप से बना रहता है, शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा कारण देखो, मटर में विपुंसन विधि द्वारा। विपुंसन क्या है तो देखो एक बार आपको बता देते हैं। हमारे पास एक मटर का पादप है, देखो ये है हमारे पास पाइसम सेटाइवम का पादप। तो इसके देखो, इसके एक फ्लोर है, ये इसका पुष्प है। तो इस पुष्प को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस पे जो ये वाइट वाइट कलर के आपको ये दल नज़र आ रहे हैं, देखो ये बाहर की तरफ जो हरे हरे हैं ये तो भाई दल हैं, ये जो वाइट कलर के दिख रहे हैं आपको ये दल है। तो देखो एक बड़ा दल ये पहले है, सबसे बड़ा है, फिर दो उसके अंदर और है, ये आपको दो अंदर और दिख रहे हैं देखो, ये आपको इसके दो इसके अंदर और दिखेंगे, और फिर इन दोनों के अंदर दो और है जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं देखो, इसके अंदर है वो पुंकेसर और जायांग है। जैसे अगर अपन इसको निकालें चिमटे की सहायता से तो देखो इसके अंदर ये रहे, ये देखो, ये आपके जो आपको पीले पीले से दिख रहे हैं ये पराग कोष है इसके, और इसके बीचों बीच क्या है, ये देखो इसके अंदर 10 पुंकेसर होते हैं, 9 जुड़े हुए और एक अकेला, और ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है दांतली की तरह, ये इसकी वर्तिका है। तो कहने का मतलब है इसकी संरचना ऐसी होती है कि इसमें शुद्ध रूप से प्राकृतिक रूप से स्वपरागणी होता है, लेकिन अगर हम पर परागण कराना चाहिए तो क्या होगा, जैसे इस पुष्प को ऐसे खोल लिया और चिमटी ली, चिमटे की सहायता से जो इसके आपको ये पुंकेसर दिख रहे हैं देखो, ये जो आपको ये पुंकेसर इसके नज़र आ रहे हैं, ये देखो इस तरह से मैं थोड़ा सा क्लोज करके बता देता हूँ आपको। ये जो आपको ये पुंकेसर नज़र आ रहे हैं ये इन पुंकेसरों को हम चिमटे की सहायता से हटा देते हैं। तो इनको अगर हम चिमटे की सहायता से हटा दें, तो जैसे हमारे पास अभी चिमटे नहीं है लेकिन इसको हटा के आपको बता रहा हूँ, और केवल हम वर्तिका को रख लें और इन सभी पुंकेसरों को हम हटा दें परिपक्व होने से पहले, और अब इस पर दूसरे मटर के परागकण छिड़क कर इसको वापस ऐसे बंद कर दिया जाए, तो इसे हम कहेंगे पर परागण। तो पर परागण भी इसे आसानी से करवाया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से इसमें स्वपरागण भी होता है। तो विपुंसन का मतलब क्या हुआ, चिमटे की सहायता से इसके जो पुंकेसर होते हैं उनको पकने से पहले ही तोड़कर हटा देना,
और उसकी जगह दूसरे पादप के पुंकेसर इस पर छिड़क कर कृत्रिम परागण करवाना। तो देखो यही है कि मटर का पुष्प द्विलिंगी होने के कारण इसमें स्वपरागण ही होता है, जिससे पादप का शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। मटर में विपुंसन विधि द्वारा, विपुंसन का मतलब होता है वी यानी, पुंसन का मतलब पुंकेसर, वी यानी हटाना। तो इनको पुंकेसर को हम चिमटे की सहायता से हटा देते हैं और हटाने के बाद में हम कृत्रिम पर परागण भी आसानी से किया जा सकता है। इसलिए मटर के उन्होंने पौधे को चयन किया था कि मटर में विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। अगला देखो, मटर के पादप में अनेक विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। अभी विपर्यासी लक्षण का मतलब है अलग अलग। विपर्यासी का मतलब क्या होता है, मटर में बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो अलग अलग होते हैं और हमेशा जो लक्षण होते हैं वो जोड़ों में होते हैं। उनको जो जीन निर्धारित करती है वो भी जोड़ों में ही पाई जाती है। तो जो लक्षण होते हैं उनके जोड़े बने होते हैं और अलग अलग प्रकार के इसमें लक्षण होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मटर के पादप में अनेक विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी का मतलब है अलग अलग पृथक पृथक लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर एक प्रश्न बन गया है कि मटर के पौधे के चयन के क्या कारण थे। तो ये 4 कारण हमने लिखे हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, अब आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन कर लिया और मटर के कौन कौन से लक्षण जो अलग अलग विपर्यासी लक्षण थे उन कौन कौन से लक्षणों का उन्होंने चयन किया। तो ये लक्षण देखो, ये थे उनके, ये लक्षण थे। तो अब ये प्रश्न ये आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो मटर का पौधे का चयन किया उसके कितने विपर्यासी लक्षण उन्होंने लिए थे। तो देखो, मेंडल ने जो मटर का पौधा लिया था उसके 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का उन्होंने चयन किया था। ये याद रखिएगा, ये यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। तो वो कितने हैं, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी का मतलब है अलग अलग, 7 जोड़ी अलग अलग लक्षणों का चयन किया था। अब वो 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे। तो देखो, हमें हम हम उन लक्षणों को लेते हैं, फिर उन लक्षणों में क्या होता है, एक बात याद रखिएगा आपकी, प्रत्येक जो लक्षण है उसको कोई ना कोई जीन उसके लिए उत्तरदायी होता है और वो जीन है वो जोड़े में होता है। और उस जीन का जो एक जीन रूप होता है वो तो प्रभावी होगा और जो दूसरा प्रकार होगा, रूप होगा, वो अप्रभावी होगा। याद रखिएगा, एक रूप तो प्रभावी होगा और दूसरा रूप अप्रभावी होगा। प्रभावी का मतलब है ये हमेशा अपना प्रभाव दिखाएगा, जब तक ये उपस्थित है तब तक अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। अप्रभावी का मतलब है ये जब तक प्रभावी है तब तक अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, जब तक खुद प्रेजेंट होता है, केवल अप्रभावी खुद ही मौजूद होता है तब अपना प्रभाव दिखाएगा। तो देखो, वो 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे। तो पहला देखो, मटर के लक्षण। पहले तो हम ले लेते हैं इस मटर की जो लंबाई है। तो देखो, इसकी पूरी लंबाई ले लेंगे। तो मटर की पादप की ऊंचाई देखो, ऊंचाई ले लो, चाहे पादप की लंबाई भी कह सकते हो आप, इसको क्या कह सकते हो, लंबाई। तो या तो पौधा लंबा होता है या बोना होता है। देखो, लंबा या बोना, लंबा है इसका प्रभावी रूप और बोना क्या है, इसका है प्रभावी रूप। अभी इनको देखो अपन एक संकेत से प्रदर्शित करते हैं। जो प्रभावी गुण होंगे, प्रभावी प्रकार होगा, उसको तो हम कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी का जो कैपिटल लेटर होता है उसके द्वारा अपन इसको लिखेंगे। और जो अप्रभावी रूप होता है उसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो जैसे लंबेपन को हमने कैपिटल टी से लिखा, तो बोने को कैसे लिखेंगे, स्मॉल टी से लिख देंगे। अब देखो, पहले तो आ गई इस पादप की ऊंचाई। तो सबसे पहले आपको मटर के पौधे की ऊंचाई को ले लेना है कि कितना लंबा है और कितना बोना है। पहला लक्षण तो ये हो गया। अब दूसरा लक्षण देखो, इस पर पुष्प की स्थिति देखो। ये जो पुष्प लगा हुआ है, इस पुष्प कहाँ लगा हुआ है। तो देखो, ये पुष्प है वो शीर्ष तो भाग ये हो गया, और ये देखो अभी ये इसके कक्ष में लगा हुआ है, सॉरी इसके कक्ष में लगा हुआ है, ये शीर्ष पे नहीं लगा हुआ है। तो ये जो स्थिति है ये एक प्रभावी है स्थिति है। तो देखो, पुष्प की स्थिति देखो, कक्ष में लगा हुआ है या शीर्ष पे लगा हुआ है अग्रस्त। तो ये शीर्ष पे नहीं लगा हुआ है, ये इसके कक्ष पे लगा हुआ है, तो ये इसकी प्रभावी स्थिति हो जाती है। ये देखो इसके अंदर। अब तो इसको हमने कक्ष में तो लिख दिया कैपिटल ए से एक्सियल, और शीर्ष को हम लिख देंगे स्मॉल ए से। तो अब देखो, हमने पहले पादप की लंबाई देखी और फिर देख लिया हमने पुष्प की स्थिति, पुष्प कहाँ लगा हुआ है। अब पुष्प, पहले पादप की लंबाई देखी, दूसरा देख लिया हमने पुष्प कहाँ लगा हुआ है, कक्ष में लगा हुआ है या शीर्ष पे लगा हुआ है। तो जो कक्ष में लगा होता है वो प्रभावी है और शीर्ष पे लगा होता है वो अप्रभावी है। अब देख लेते हैं इस पुष्प का कलर, देख लेते हैं। देखो, पुष्प का रंग, ये स्टेप टू स्टेप चलते हैं। देखो, पुष्प का
रंग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर पुष्प का रंग कौन कौन सा है, देखो ये देखते हैं अपन पुष्प का रंग। तो पुष्प का जो रंग है वो अगर बैंगनी होता है तो वो प्रभावी होता है, और सफ़ेद होता है वो अप्रभावी होता है। तो बैंगनी को हम लिखेंगे कैपिटल डब्लू से, और जो सफ़ेद है उसको लिखेंगे स्मॉल डब्लू से। तो पुष्प का रंग देखो यहाँ पर ये वाइट कलर का है, तो इसका मतलब ये अप्रभावी लक्षण इसका हो सकता है, इसका अप्रभावी लक्षण है ये सफ़ेद कलर वाला। तो हमने पुष्प का रंग देख लिया। अब चलते हैं, देखो पुष्प के बाद में क्या बनता है, फली बनती है। तो सीधा फिर फली पर चलो आप। तो पहले तो देखो फली की आकृति देखो, फली की क्या देखोगे, आकृति। देखो ये फली इस पे लगी हुई है, अभी ये देखो पूरी कच्ची है, ये परिपक्व नहीं हुई है। तो देखो हम एक अलग से फली ले लेते हैं, ये फली है देखो, इस फली को देखो आप, फली की आकृति देखो। अब तीसरा लक्षण देख लेते हैं, देखो फली की आकृति। अगर फली फूली हुई है या सिकुड़ी हुई है, पिचकी हुई, कुछ फलियां होती है जो परिपक्व होने के बाद में पिचकी हुई रहती है, ये फली है वो पूरी तरह से फूली हुई है देखो। तो इसको हम क्या कहेंगे, फूली हुई होती है, इसको हम कहेंगे इनफ्लेटेड, या कैपिटल आई से इसको प्रेजेंट करेंगे। और सिकुड़ी हुई होती है उसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आई से। तो हमने फली देख ली, देखो फली देख ली। अब ये फली की आकृति देखनी हमने कि ये फूली हुई है या पिचकी हुई है। अब इस फली का रंग देख लेते हैं, देखो रंग देख लो इसका। इसका आपको रंग दिख रहा है हरा, ठीक है। तो अगर हरा रंग है देखो, तो वो है प्रभावी। और अगर पीला है, हमने पीला नहीं देखा है, बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसको हम किस चिन्ह से दिखाएंगे, स्मॉल जी से। इसको देखो ग्रीन, हरा को लिख दिया कैपिटल जी यानी ग्रीन से, और पीला को हमने दिखाएंगे इसके स्मॉल लेटर यानी जी से। एक को कैपिटल लेटर से तो दूसरी को स्मॉल लेटर से। तो फली का रंग कैसा होता है, हरा और पीला। तो ये हरा है, ये प्रभावी है देखो। चौथा देख लेते हैं, देखो अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर अब चलते हैं। फली को हमने पहले क्या देखा, पौधे की लंबाई देखी, फिर हमने क्या देखा, पुष्प कहाँ लगा हुआ है ये देख लो। फिर तीसरा क्या देख लो, पुष्प का रंग देख लो कि पुष्प का कलर कैसा है, बैंगनी है या सफ़ेद है। देखो तो इसमें सफ़ेद है, यह प्रभावी बैंगनी नहीं है। फिर पुष्प से क्या बनती है फली, फिर फली पर आ जाओ। तो फली की पहले आकृति देख लो, बाहर से देखो। आकृति देखने के बाद इस फली का रंग देख लो कि रंग हरा है या पीला है। आकृति देखो ये फूली हुई है बिल्कुल, या पिचकी हुई है, तो ये देखो अभी फूली हुई है। अब देखो इसमें फूली हुई है, इसका मतलब प्रभावी लक्षण है, और ये हरी है तो ये भी इसका प्रभावी लक्षण है। अब देख लेते हैं इसके अंदर चलते हैं, देखो तो सबसे पहले अपन इसके अंदर इसको देखो इस तरह से इसके बीज निकाल लेते हैं। ये हमने इसके बीज निकाल लिए, देखो ये भी इसके हमने बीज निकाल लिए मटर के। अब इसमें देखो इन बीजों, फिर अपन नेक्स्ट देख लेते हैं जो पांचवा हमारा, बीज की आकृति देख लो। ये बीज देखो, ये बिल्कुल गोल नज़र आ रहे हैं आपको, बिल्कुल गोल है देखो, ठीक है। इस पर कोई झुर्रियाँ नहीं पड़ी हुई है, बिल्कुल ये गोल है, इस पर कोई झुर्री नहीं है। तो अगर बीज है वो गोल है तो वो प्रभावी लक्षण है, अगर वो झुर्रीदार है, उस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हो, तो वो उसका अप्रभावी गुण है। तो ये गोल है, इसका मतलब ये प्रभावी गुण वाले पादप है। तो बीज की आकृति का मतलब गोल, गोल को हमें प्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से। आर का मतलब होगा राउंड यानी गोल। अब इस झुर्रीदार को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। तो अब आपने देखो ये बीज देख लिया कि ये गोल है, ठीक है। अब इसका देखो हम बीज पत्र का रंग देख लेते हैं। ये जो बीज पत्र आता है इसके अंदर, ये तो बीज चोल है और इसके अंदर बीज पत्र है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखो इसको निकाल के, ये जो इसके अंदर बीज पत्र है दो, ये देखो इसके अंदर ये इसका बीज पत्र है, ये देखो। अभी ये हो सकता है कि थोड़ा कलर बाद में इसका परिपक्व होने के बाद में कलर चेंज हो जाए, लेकिन अभी इसका देखो कलर हरा है। तो अभी इस बीज पत्र का हम रंग देख लेते हैं जो हमने अंदर से निकाले हैं इसके। तो बीज पत्र का रंग अगर पीला आता है तो वो प्रभावी है, और अगर वो हरा आता है तो वो अप्रभावी है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसमें हरा आ रहा है, तो ये अप्रभावी इसका गुण है बीज पत्र के रंग में। तो इस तरह से हमने 7 लक्षण पढ़ लिए हैं। देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे पहले क्या देखना है, पौधे की लंबाई, लंबा है या बोना है। फिर पुष्प देखो, पुष्प कक्ष में लगा हुआ है या शीर्ष पर लगा हुआ है। फिर पुष्प का कलर देखना है, रंग, पुष्प बैंगनी रंग का है या सफ़ेद रंग का है। फिर फली की आकृति देखनी है
कि फली फूली हुई या पिचकी हुई है, फिर फली का रंग देखना है, फिर हमें बीज देखने हैं कि गोल है या झुर्रीदार है, फिर इसके जो बीज पत्र है उसका रंग देखना है कि पीला है या हरा है। तो मेंडल ने ये 7 लक्षणों का प्रयोग अपने लिए किया था और इन 7 लक्षणों का उन्होंने अपने प्रयोगों में किया था। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे और वो कौन कौन से लक्षण लिए। तो इसको याद करना, पहले पौधे की ऊंचाई या लंबाई, फिर पुष्प को ले लेना, पुष्प की स्थिति है कहाँ है, वो कक्ष में लगा हुआ है या शीर्ष पे लगा हुआ है, फिर पुष्प का रंग देख लो, फिर नेक्स्ट चल जाओ, पुष्प के बाद में क्या बनती है, फली। तो फली की आकृति देख लो, ये फूली हुई है या पिचकी हुई है, फिर फली का रंग देख लो, हरी है या पीली है, फिर उसका बीज की आकृति देख लो, बीज गोल है या झुर्रीदार है, और बीज पत्र का रंग देख लो, वो पीला है या हरा है। तो देखो, अब इसमें हमने पौधे में कई देखे, कई तो इसमें प्रभावित है और कई अप्रभावी है। तो ये स्वतंत्र अपियन का नियम हम पढ़ेंगे, उसके द्वारा ये इसका निर्माण हुआ है। अब देखो, ये मेंडल ने बताए दिए थे और इसका निष्कर्ष उन्होंने निकाला था, कई इसके आधार पर नियम भी दिए थे, लेकिन वो नियम देखो किसी वैज्ञानिक के उस समय समझ में नहीं आए और उनकी उपेक्षा हुई, और अंततः 1884 में उनका निधन हो गया। तो फिर देखो 84 के बाद में निधन होने के पश्चात देखो, मेंडल के द्वारा वंशागति के मेंडल के नियमों का मेंडलवाद का पुनर्खोज। तो सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई। 3 वैज्ञानिक थे, देखो वो कौन कौन से थे। हॉलैंड के एक तो था हुगो डिवरीज, और जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस, और ऑस्ट्रिया के थे एरिक वोन सेरमेक। हॉलैंड के हुगो डिवरीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक वोन सेरमेक, या इसको आप वोन सेरमेक भी याद कर सकते हो। इन तीनों ने क्या है सन 1900 में प्रयोग किए, और ये तीनों उसी निष्कर्ष पे पहुंचे जब 1665 तक 1865 तक मेंडल उन नियमों के अपने निष्कर्ष पर पहुंच गए थे। तो 35 सालों तक मेंडल के जो नियम थे वो लोगों के लिए अज्ञात रहे, उनकी उपेक्षा की गई, लोगों की समझ में नहीं आया। जब सन 1900 में इनकी पुनर्खोज की गई, तब लोगों को ये पता चला कि वास्तव में 35 साल पहले जो मेंडल ने बताए थे वो नियम है वो बिल्कुल करेक्ट थे, वो सही थे। तब जाके लोगों को इस बारे में पता चला था। तो ये देखिएगा, मेंडल के नियमों की या मेंडलवाद की पुनर्खोज किस किसने की। तो पुनर्खोज कब हुई? सन 1900 में, ध्यान रखिएगा। किसने की? 3 वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के हुगो डिवरीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, और ऑस्ट्रिया के एरिक वोन सेरमेक। इन तीनों ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। प्रश्न याद आता है कि मेंडल के पुनर्खोज या मेंडलवाद की पुनर्खोज किसने की? तो ये 3 वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये जो आपने 7 लक्षण लिए थे, ये 7 लक्षणों में एक परीक्षा में मिलान करने वाला प्रश्न आ सकता है। देखो, तो जैसे एक तरफ आपको इनमें से कोई भी लक्षण दे दे और एक तरफ प्रभावी गुण दे दे उसका, या अप्रभावी गुण दे दे, और फिर प्रभावी गुण से आपका मिलान करवा ले इस तरह से। ठीक है, तो मिलान करने वाला प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इनको ये आपको एक एक देखना है कि कौन सा प्रभावी इसका प्रकार है और कौन सा अप्रभावी इसका प्रकार है।